हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जुलाई से सी टेट 2023 हिंदी स्पेशल पेडागोजी पढ़ाऊंगी। आपका हिंदी जो है 30 नंबर का आता है, आपका पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी, और इसमें से जो 15 नंबर होते हैं वो पैसेज के होते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो है क्वेश्चन आपका सी टेट का पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए बेनिफिट है। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठी तथा आस पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके वह मराठी सीखने की स्थिति में है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? आपको बताना है कि एक बालिका है, वो पटना से मुंबई स्थानांतरित हो रही है और वो जो है विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और वह अपने सहपाठियों तथा जो आसपास पड़ोस के लोग हैं उनके साथ अंतःक्रिया करके वो मराठी सीखने की स्थिति में भी है। इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? ऑप्शन ए, दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अर्जन है। अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है। और यहाँ पे ऑप्शन सी है, अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। ऑप्शन डी, दोनों भाषाओं का सीखना भाषा अधिगम है। आपका जो यहाँ पे बताना है कि जो अंग्रेजी जो है वो विद्यालय में जाके सीख रही है और मराठी जो है वो अपने सहपाठियों के से अंतःक्रिया करके सीख रही है। तो ये कौन सा होगा? अधिगम होगा। कौन सी भाषा अर्जन होगा, या फिर दोनों भाषाएं अर्जन या फिर अधिगम होंगे? आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना अर्जन है। आपका जो यहाँ पे दोनों भाषाओं का सीखना अर्जन है ये आपका ऑप्शन गलत है, और आपका अंग्रेजी भाषा का सीखना अर्जन और मराठी भाषा का सीखना अधिगम ये भी आपका गलत है। और आपका दोनों भाषाओं का सीखना जो है अधिगम, ये आंसर भी आपका ऑप्शन डी भी आपका गलत है। जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सी, अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा का सीखना भाषा अर्जन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर है, जिससे आप लोग इस क्वेश्चन को आगे अगर आपका ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप लोग कर पाएंगे। इसलिए मैं भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंतर को मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। जो भाषा अर्जन होता है वो प्राकृतिक के माध्यम से सीखना जो है भाषा अर्जन है। जैसे मातृभाषा सीखते हैं और जो ये स्वतः सीखते हैं और ये सरल और सहज और स्वाभाविक होती हैं। भाषा अर्जन जो होता है सरल, सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन जो है ये आपका अनौपचारिक भाषा होती है, और जो भाषा अधिगम होता है ये किसी भाषा को सीखने के लिए संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो है भाषा अधिगम जो है औपचारिक भाषा होती है, और ये भाषा स्कूल में जाकर बच्चा सीखता है या फिर किसी संसाधन से इसे सीखना पड़ता है। और ये भाषा अधिगम एक जो है जटिल प्रक्रिया है। और जब आपका अर्जन है, भाषा अर्जन जो है ये सरल, सहज और स्वाभाविक जो प्रक्रिया है, और जो अधिगम है भाषा का वो आपका जटिल प्रक्रिया है। तो इसीलिए अंग्रेजी भाषा का सीखना अधिगम माना गया है और मराठी भाषा का सीखना अर्जन माना गया है, क्योंकि ये आपका विद्यालय में जाके सीख रही है। तो ये हुआ आपका अधिगम। और जो मराठी भाषा सीख रही है, अर्जन कर रही है, ये अपने पड़ोसियों के साथ अंतःक्रिया करके सीख रही है। जो मराठी भाषा है आपका वो सरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से वो सीख रही है, तो इसलिए वो भाषा अर्जन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, बुनियादी अंतर व्यक्ति
संप्रेषण कौशल VICS की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? आपको बताना है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक जो है संप्रेषण कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए स्टीफन कैशन के द्वारा, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की के द्वारा, ऑप्शन सी BF स्किनर के द्वारा, या फिर आपका ऑप्शन डी जिम क्यूमिन्स के द्वारा। आपका यहाँ पे जो BIC है बेसिक इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल है, आम बोलचाल की भाषा, या फिर इसे हम सामाजिक भाषा कहते हैं। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ये जो है आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें ये आया था क्वेश्चन। और जिम क्यूमिन्स जो है ये एक दार्शनिक है, और आपका जो BF स्किनर है ये भाषा सिर्फ अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ये BF स्किनर कहते हैं ड्रिल एवं प्रैक्टिस के द्वारा। और आपका जो लेव वाइगोत्स्की हैं पहले भाषा सीखता है बच्चा, फिर उसके बाद विचार आता है। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले जो है बच्चा भाषा सीखता है उसके बाद उसको विचार आता है। और आपका जो जिम क्यूमिन्स है बच्चा घर पर बोलता है या भाषा और खेल के मैदान में सीखता है। और इसी भाषा का प्रयोग भी करता है, उसे हम VICS कहते हैं। जो बच्चा घर पे बोलता है भाषा और खेल के मैदान में बोलता है और अपने लंच रूम में बोलता है तो उसे हम VICS भाषा कहते हैं। स्कूल, घर, खेल के मैदान, लंच बॉक्स में या फिर टेलीफोन आदि पे जो है ये भाषाएं होती है। BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। जिम क्यूमिन्स के अनुसार सामाजिक भाषा को अन्य BICS नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर C और क्वेश्चन नंबर आपका 3। अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? आपको बताना है क्वेश्चन 3 में कि अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। विद्यार्थियों को कहानी सुनाती है उसके बाद उसे फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है कि उन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है? पठन कौशल, या फिर श्रवण कौशल, या वाचन कौशल, या ऑप्शन डी साकार कल्पना करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी श्रवण। विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है और विद्यार्थियों को जो उसे कहती है व्यवस्थित करने के, रोजी जो है उनके श्रवण कौशल का आकलन कर रही है। जो भाषा कौशल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है, एक ग्रहणात्मक कौशल होता है। आपका जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है वो बोलकर लिखकर होता है, और गणनात्मक कौशल जो होता है जिसे हम ग्रहण करना कहते हैं उसको हम सुनकर और पढ़ के करते हैं। भाषा के कौशल एक क्रम से नहीं सीखे जाते हैं, चारों कौशल आपस में अंतर संबंधित होते हैं। और आपका जो सुबोपाली है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निपुण से तात्पर्य है। आपको बताना है कि निपुण से तात्पर्य है। ऑप्शन ए 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऑप्शन बी 2028 तक माध्यमिक भाषा के सार्वजनिकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन सी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा युक्ति।
आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है बताना है कि निपुण से क्या तात्पर्य है। आपका ऑप्शन यहाँ 4 दिया गया है। एक बार मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट करती हूँ। 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम। ऑप्शन बी 2028 तक माध्यमिक भाषा के सार्वजनिकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन सी राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा युक्ति। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। 2026 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्राप्त करने से जुड़ा भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आपका जो निपुण होता है उसको हम जो है 3 आर से डिनोट करते हैं। पढ़ना, लिखना, संख्यात्मक ज्ञान होता है। और आपका जो ड्रॉप आउट होता है उसकी जो है समस्या को रोकने के लिए सरकार ने निपुण जो है कार्यक्रम चलाया था और बच्चे को साक्षरकार बनाने के लिए निपुण चलाया गया था। NEP 2020 है उसका टारगेट जो है 2025 तथा निपुण में जो है 2026 रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखते हैं और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि में आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है। आपको बताना है कि एक शिक्षक है शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर में रखती है और बाद में उसे शिक्षार्थी की भाषा उपलब्धि में आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। आकलन की यह रणनीति क्या कहलाती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए निदानात्मक परीक्षण, उपसंख्यात्मक अभिलेख। ऑप्शन सी योगात्मक आकलन। ऑप्शन डी पोर्टफोलियो आकलन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी पोर्टफोलियो आकलन। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पोर्टफोलियो से CTET में एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो शिक्षार्थियों के भाषा कार्यों को एक फोल्डर बना के रखती है और बाद में उसे शिक्षार्थियों की भाषा उपलब्धि का आकलन में से इस्तेमाल करती है और आकलन की यह जो रणनीति है वो पोर्टफोलियो कहलाती है। निदानात्मक जो परीक्षण इसमें बच्चों का जो है समस्याओं की पहचान की जाती है और निदान उसका किया जाता है। और उपसंख्यात्मक जो अभिलेख है इसमें सभी प्रकार के XY जो हैं पूरा रिपोर्ट रखे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भाषा क्या है। आपको बताना है कि भाषा क्या है। एक कृत्रिम व्यवस्था है। ऑप्शन बी नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। ऑप्शन सी एक व्याकरणिक व्यवस्था है। ऑप्शन डी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। आपको बताना है भाषा क्या है। एक कृत्रिम व्यवस्था है। ऑप्शन बी नियम द्वारा शासित व्यवस्था है या एक व्याकरणिक व्यवस्था है या फिर एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियम है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी एक नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। भाषा जो है नियम द्वारा शासित व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है जिसको नियम के द्वारा सीखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने
और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है। वे डॉट डॉट का अभ्यास कर रही है। आपको बताना है कि एक जो शिक्षिका है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख पढ़ने के लिए कहती है, वे जो है किसका जो है अभ्यास कर रही है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, विस्तृत पठन, गहन पठन या जिज्ञासा पठन या फिर आपका साथी पठन। आप इसका जो है राइट आंसर बताइए, इसमें से कौन सा आंसर आपका सही है। आपका विस्तृत पठन सही है या फिर गहन पठन है या आपका जिज्ञासा पठन है या फिर ऑप्शन डी साथी पठन। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए विस्तृत पठन, क्योंकि यहाँ पे शिक्षिका जो है आपको पढ़ने का आनंद लेने और अवधारणा को बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए एक लंबा लेख दी है पढ़ने के लिए, तो उसको हम कौन सा अभ्यास करते हैं, तो ये आपका विस्तृत पठन का अभ्यास कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपका ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी हिंदी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो आप बताइए कि कौन सी जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है नहीं पूछा है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, संस्कृत, तमिल, मलयालम, हिंदी। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर जो है इसका शास्त्रीय भाषा आपका 8 नंबर का जो है ऑप्शन डी हिंदी। हिंदी जो है हिंदी भाषा वो आपका शास्त्रीय भाषा नहीं है। आपका कुल टोटल जो है 6 शास्त्रीय भाषा है। आपका तमिल भाषा हुआ, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम और उड़िया। आपका ये 6 जो है शास्त्रीय भाषा हैं और पहली जो शास्त्रीय भाषा वो आपका तमिल है और हिंदी जो है आपका ये राजभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्याकरण शिक्षण अधिगम में अर्थ से आकृति की समझ बनाना क्या कहलाती है। आपको बताना है कि व्याकरण शिक्षण अधिगम में अर्थ से आकृति की समझ बनाना क्या कहलाती है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक ज्ञान, ऑप्शन बी घोषणात्मक ज्ञान, ऑप्शन सी प्रक्रिया उपागम या फिर ऑप्शन डी उत्पाद उपागम। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए प्रक्रियात्मक ज्ञान। प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो आपका व्याकरण शिक्षण अधिगम में अर्थ से आकृति की समझ बनाने को कहते हैं, क्योंकि प्रक्रिया के थ्रू ही सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सीखने के अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य किसे समुन्नत करना है। आपको बताना है कि सीखने के अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य किससे समुन्नत कराना है, किसे समुन्नत करना है। आपका ऑप्शन ए कौशल आधारित भाषा अधिगम, ऑप्शन बी दक्षता आधारित भाषा अधिगम, ऑप्शन सी विषय वस्तु में प्रवीणता, ऑप्शन डी भाषा के व्याकरणिक ज्ञान की पूरी समझ। आपको बताना है यहाँ पे कि सीखने के अधिगम प्रतिफलों का उद्देश्य किसे समुन्नत करना है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी दक्षता आधारित भाषा अधिगम। आपका ये राइट है, अपनी योग्यता के अनुसार सीखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम जो है भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहानी कहना, ऑप्शन बी कहानी लिखना, ऑप्शन सी किसी घटना का वर्णन करना, लास्ट ऑप्शन आपका डी श्रुतलेख है आपका। इसमें आपका जो बताना है कि भाषा आकलन का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। इसमें जो है तरीके जो सभी प्रभावी हैं, पर इसमें पूछा है सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या फिर श्रुतिलेख। आपका जब भाषा का आकलन करते हैं तो कहानी कहना जो है बच्चों का भाषा आकलन का प्रभावी तरीका है, और कहानी लिखना भी आपका प्रभावी तरीका है, और घटना वर्णन का जो है उल्लेख करवाना या उससे घटना वर्णन कराना किसी चीज़ का, ये भी आपका बच्चे का जो है प्रभावी तरीका माना जाता है। और आपका जो यहाँ पे सबसे कम प्रभावी तरीका है वो है आपका श्रुतलेख। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, श्रुतलेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। आपको बताना है कि आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार है। पूर्णतः सही है, अंशतः गलत है, पूर्णतः गलत है, या फिर ऑप्शन डी निराधार है। आपको बताना है यहाँ पे कि आकलन की जो प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन होता है, यह विचार। शिक्षक का भी आकलन होता है, तो वो यहाँ पे बताना है कि यह विचार क्या है। शिक्षक प्रक्रिया का भी आकलन होता है, तो यह विचार क्या है? पूर्णतः सही है या अंशतः गलत है? ऑप्शन सी पूर्णतः गलत है, ऑप्शन डी निराधार है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पूर्णतः सही है। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमता का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षा प्रक्रिया का भी आकलन पूर्णतः सही विचार माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए उसकी पठन क्षमता का आकलन, ऑप्शन बी उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, ऑप्शन सी उसकी लेखन क्षमता का आकलन, ऑप्शन डी उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। 4 ऑप्शन है। उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेख क्षमता का आकलन, या फिर उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो भाषा का आकलन का उद्देश्य है उसकी भाषा प्रयोग क्षमता की आकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पहली कक्षा में ... भी लिखना के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि पहली कक्षा में भी लिखने किसके अंतर्गत आता है। वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या फिर चित्र बनाना। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर बार सीटेट में पूछा जाता है कि पहली कक्षा में जो है बच्चे का भाषा जो है, जो यहाँ पे कि शब्द बनाना या फिर अक्षर बनाना या चित्र बनाना या वाक्य लिखना या फिर शब्द लिखना, किसके अंतर्गत आता है, वो भी लिखने के अंतर्गत। चलिए इसका आपका जो है राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चित्र बनाना।
पहली कक्षा में बच्चा है तो आपका जो पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी संदर्भानुसार अर्थ, ऑप्शन सी अक्षरों की पहचान, ऑप्शन डी पढ़ने का उद्देश्य। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका अक्षरों की पहचान करना। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है आपका अक्षरों की पहचान करना, अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, पढ़ने का उद्देश्य। बच्चा जो है प्राथमिक स्तर पे है तो पढ़ने के सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण आपका अक्षरों की पहचान करना, क्योंकि वो अनुमान तो लगा ही सकता है और पढ़ने का उद्देश्य तो वो आ ही रहा है, और आपका संदर्भानुसार जो है अर्थ भी लगा लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी चॉम्स्की, ऑप्शन सी B.F. स्किनर, ऑप्शन डी ब्रूनर। आपको बताना है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। यहाँ पे 4 मनोवैज्ञानिक दिए गए हैं नाम, जीन पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर और ब्रूनर हैं। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। भाषा अर्जन की क्षमता जो है वो चॉम्स्की से संबंधित है। आपका ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा। और आपका जो स्किनर है वो अनुकरण पे बल देता है कि भाषा जो है अनुकरण करके सीखा जाता है, और चॉम्स्की जो है कहता है कि भाषा अर्जन क्षमता है जो जन्मजात क्षमता है, और वाइगोत्स्की कहता है कि सामाजिक अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। और आपका जो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है संज्ञानात्मक उससे सीखता है, और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये आपका स्किनर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन जो है वो CTET का हिट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधित कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी टेलीविज़न। आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी बाल साहित्य। बाल साहित्य जो है भाषा सीखने का जो है सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बच्चा है तो वो रुचि लेगा नहीं समाचार पत्र पढ़ने में, और आपका जो बाल साहित्य है उसको जो है पढ़ने में वो सीखने में जो है रुचि ज़्यादा दिखाएगा, जो है ये आपका सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है बाल साहित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात डैश डैश है। आपको बताना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है बताना है आपको। स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या फिर अनुचित है। जो बच्चा है वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात जो है आपका ऑप्शन ए स्वाभाविक है। बच्चा जो है स्कूल में आता है तो वो अपनी मातृभाषा को जानता है, और मातृभाषा जो है वो हिंदी भाषा कक्षा में अपनी बात जो है मातृभाषा के रूप में कहता है, तो यह बात जो है आपका स्वाभाविक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना
यह कथन किसका है? आपको बताना है। यहाँ पे कथन दिया गया है कि भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिया गया है। किलपैट्रिक, ऑप्शन बी एमेस्किन्स, ऑप्शन सी गुरी, ऑप्शन डी रॉबर्ट लाडो। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी रॉबर्ट लाडो। ये कथन जो है रॉबर्ट लाडो का है कि भाषा शिक्षण का कार्य भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। ये आपका रॉबर्ट लाडो का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी भाषा के मौखिक व्याकरण में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। आपको बताना है हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए बोलने में बल पर, ऑप्शन बी बोलने के सुर पर, ऑप्शन सी बोलने के अनुमान पर, ऑप्शन डी इन सभी पे। आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जो मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करता है, बोलने में बल पर, बोलने के सुर पर, बोलने के अनुमान पर, या फिर ऑप्शन डी इन सभी पर। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी इन सभी पे। बोलने में भी बल पे भी, और बोलने के सुर पर भी, और बोलने के अनुमान पर भी। आपका 20 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को कहते हैं। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा, यहाँ बताना है कि अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन है। व्यक्तिगत वाचन को कहते हैं सामूहिक वाचन कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी आदर्श वाचन कहते हैं, या फिर ऑप्शन सी अनुकरण वाचन कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी सस्वर वाचन कहते हैं। आपका यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आदर्श वाचन। जब भी आपका अध्यापक कक्षा में व्यक्तिगत वाचन करता है तो उसे हम आदर्श वाचन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका यहाँ सामूहिक वाचन है। एक समूह के में बोलना पढ़ना जो है एक साथ, उसको हम सामूहिक वाचन कहते हैं। और आपका अनुकरण वाचन, जब कि कोई टीचर या अध्यापक बोलता है फिर उसके बाद उसी बात को दोहराता है तो उसे अनुकरण वाचन कहते हैं। सस्वर वाचन जो है एक साथ स्वर के साथ पढ़ना जो है उसे सस्वर वाचन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने मिलती है कठिन निवारण द्वारा, ऑप्शन बी विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, ऑप्शन सी उच्चारण संशोधन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी वाचन द्वारा। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी वाचन द्वारा। भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता जो है वो आपका वाचन द्वारा मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए अभिनय विधि, ऑप्शन बी अर्थबोध विधि, आपका ऑप्शन सी खंड काव्य विधि, ऑप्शन डी नाटक विधि। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी अर्थबोध विधि। आपका जो यहाँ पे भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की जो विधि है वो अर्थबोध विधि है। आपका 2 शिक्षण होता है, एक गद्य शिक्षण होता है, एक पद्य शिक्षण होता है। गद्य शिक्षण जो होता है मन तरीके से पढ़ते हैं, और आपका जो पद्य शिक्षण जो होता है वो लयबद्ध होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश वह डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। आपको बताना है कि बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी, आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। अभिन्न अंग किसे माना गया है यहाँ पे? आपका ऑप्शन ए सभ्यता संस्कृति, आपका ऑप्शन बी सभ्यता साहित्य, आपका
ऑप्शन सी संस्कृति साहित्य और ऑप्शन डी संस्कृति चुनौतियाँ। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सभ्यता साहित्य, सभ्यता संस्कृति। एक जो है आपका बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। ये आपका जो है ऑप्शन ए है, जो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग भी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश डैश है। आपको बताना है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी बाधक, ऑप्शन सी निरर्थक, ऑप्शन डी अनुपयोगी। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका सहायक, ऑप्शन ए सहायक। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता के विकास में सहायक होता है। आपका छोटा बच्चा है, प्राथमिक स्तर का है, तो उसे आप कार्टून के माध्यम से, बाल साहित्य के माध्यम से उसे पढ़ाएंगी तो उसके भाषा क्षमता का विकास होगा और वह पढ़ने में भी रुचि लेगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट है, सहायक। बाधक हो नहीं सकता, निरर्थक भी नहीं हो सकता, अनुपयोगी भी बिल्कुल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 5वीं कक्षा की खुशी पाँचों, किन्हे, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप खुशी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? आपको बताना है कि 5वीं कक्षा की खुशी है पाँचों, किन्हे, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप खुशी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। ऑप्शन सी वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। ऑप्शन डी वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। क्योंकि जो 5वीं कक्षा की खुशी है वो पाँचों, किन्हे, आंखें आदि शब्द जो है सही लिखती है। तो इसमें आप जो है खुशी के लेखन के क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है, क्योंकि उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, ये आपका गलत ऑप्शन है। इसका प्रयोग के प्रति सजग है, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। और प्रति जो है अनुनासिक चिन्ह के प्रति वो लापरवाह है, ये भी बिल्कुल नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन डी राइट है। यहाँ पे वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। आपको बताना है विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ऑप्शन डी बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश डैश और बोलने की क्षमता से लैस रहते हैं। आपको बताना है कि कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ऑप्शन ए पढ़ने, ऑप्शन बी लिखने, ऑप्शन सी रटने, ऑप्शन डी समझने। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी समझने। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो 2-3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं।
पढ़ने से तो होते नहीं हैं, लिखने से तो होते नहीं है, रटने से तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रटना जो है एनसीएफ जो है 2005 नहीं मानता है बच्चों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश डैश को सीखना, उसकी डैश डैश को सीखना। आपको बताना है किसी विषय को सीखने का क्या मतलब है, उसकी, यहाँ पे आपका खाली स्थान दिया गया है, को सीखना, फिर उसकी डैश डैश को सीखना। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अवधारणाओं विषय वस्तु, ऑप्शन बी विषय वस्तु या फिर उपयोग, ऑप्शन सी अवधारणाओं शब्दावली, ऑप्शन डी शब्दावली विषय। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए अवधारणाओं विषय वस्तु। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी विषय वस्तु को सीखना। आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट है 29 क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन। संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। आपको बताना है कि संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक, ऑप्शन डी रचनात्मक। आपको बताना है कि संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए मौखिक। मौखिक जो है आपका संरचनात्मक पद्धति में मौखिक से कार्य करने को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए। चलिए आज का क्वेश्चन जो है 30 नंबर का क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और आप लोगों के पास जितने भी आपका स्टडी ग्रुप हो उसमें आप लोग इसे शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपका फेसबुक ग्रुप आपके पास हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।